Hello everyone, very warm good afternoon all of you. I am Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gahukar, and we are gonna cater jurisprudence, interpretation and general laws in our curriculum. And yes guys, let's go ahead. CS executive level पे I teach two subjects, GIGL at module 1 and EBCL economic business and commercial laws at module 2. Yes, इन subjects को पढ़ाने के लिए whatever degrees you need, I have all of them so that I can give you plethora of knowledge. हर नुक हर कॉर्नर से लिया हुआ नॉलेज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं. Alright, I just hope you have fun with us. Then एज अ कंपनी सेक्रेटरी काफी हमारा जो मेजर रोल होता है वो होता है अ मल्टी टास्कर, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरीज आर गुड एट एवरीथिंग. हमें हमारे सिलेबस में इतना सारा नॉलेज मिलता है, फाइनेंस का, अकाउंट्स का, कॉस्टिंग का, कंपनी लॉ. ऐसा करो तो कंपनी लॉ निकलता है मेरे भाई, इतना इंपॉर्टेंट है ये सब. ओके, नाउ कंपनी सेक्रेटरी से उम्मीदें ज्यादा है तो ऑब्वियसली थोड़ी पढ़ाई का लेवल भी ज्यादा है. और अगर हम आपकी बात करें तो गाइस, यस, वी एट बीएमएल विल यू द बेस्ट पॉसिबल टीम, बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन कि हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट गो में निकाल ले. जैसा मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया था, सीएसईटी में पूरी जान लगा देंगे. आप लोग थोड़ी जो एग्जाम पहले ले ली आपकी कुछ दिन पहले, फिर भी आपने मेरे कहने पे एग्जाम दी और क्वालिफाई किया. जस्ट लाइक दैट एग्जीक्यूटिव में पूरा प्लानिंग के साथ जाएंगे एंड विल मेक श्योर दैट वी डू रूम इनटू सीएस प्रोफेशनल. हम सिर्फ जाएंगे नहीं, वहां भी स्वागत नहीं करोगे हमारा सीएस प्रोफेशनल में, ऐसा आप आज से 10 महीने बाद जरूर बोल पाएंगे होपफुली. गाइस, कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कंप्लायंसेस. हमारा, ठीक है, हमारा काम होता है कंप्लायंस ऑफ लॉज. अब अगर आपको लॉ का कंप्लायंस करवाना है, ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. गौरी, सुमेध, एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून. एनोनिमस, वेरी गुड आफ्टरनून. एनोनिमस, तुम पे ध्यान है मेरा, ठीक है. अगर हमें किसी कंपनी से लॉ फॉलो करवाना है, कंप्लायंस करवाना है, तो पहले हमें सारे लॉज आने चाहिए. सो गाइस, जो हमारा ब्रेड एंड बटर लॉ है, वो है कंपनी लॉ. लेकिन याद रखिएगा, ये इकलौता लॉ नहीं है जिसमें हमें एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि कंपनीज दूसरे लॉज भी कंपनीज को कंप्लायंस करवाने होते हैं, फॉलो करवाने होते हैं. तो देयर आर वेरियस जनरल लॉज इन आवर सिलेबस. सिविल प्रोसीजर कोड, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी धारा के तहत, आईपीसी की ये धारा के तहत मूवीज में तुमने सुना होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, आर्बिट्रेशन, स्पेशल कोर्ट्स, इंडियन स्टैम्प्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन, आरटीआई एंड आईटी एक्ट, ये सारा हमारे सिलेबस में है. The name of the subject is jurisprudence, interpretation and general laws. तो जब हम बात करते हैं jurisprudence की, नाम ही खतरनाक साउंड करता है, jurisprudence. What do you mean by juris? Come on, tell me. Come on, tell me everyone. What do you mean by juris? Juris यानी क्या? Juris यानी, come on. Juris यानी, juris means law and prudence. What is prudence? Prudence is the common sense, it's the logic, it's the knowledge of law. Prudence is the knowledge, ठीक है. तो jurisprudence is the common sense, is the logic, it's the knowledge of law. अगर लॉ को लेके हम लोग अगर लॉजिक नहीं बना पाते हैं, हमारी कॉमन सेंस नहीं डेवलप कर पाते हैं, हमारी वोकैबुलरी डेवलप नहीं कर पाते, हमारा नॉलेज नहीं डेवलप कर पाते हैं, तो हम सिर्फ सारे जो एक्ट्स है सिर्फ पढ़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे. लॉजिक इज एवरीथिंग, नॉलेज इज एवरीथिंग, ठीक है. थोड़ा सा हर चीज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना
बहुत जरूरी है, एकदम सही कहा है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नथिंग एल्स बट द थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ लॉ। और जो लोग लॉ की रिसर्च करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ज्यूरिस्ट्स। द स्कॉलर्स ऑफ लॉ आर कॉल्ड एज ज्यूरिस्ट्स। तो हमारे लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए दो चैप्टर्स हैं, सोर्सेस ऑफ लॉ, लॉ कहां से आया है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर मैं आपको सोर्सेस ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहले ही पढ़ा दूं तो लॉ की निटीज और ग्रिटीज समझने से पहले ही सोर्स पता चल जाएगा, तो ठीक है, समझ में नहीं आएगा कि ये कंसेप्ट कहां से आया या वो कंसेप्ट कहां से आया। इसलिए अगर हम लोग 5-6 एक्ट्स पहले पढ़ लेते हैं तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड लॉ, अंडरस्टैंड द ज्यूरिस्प्रूडेंस इन अ बेटर मैनर। पहले अगर हम लोग स्ट्रांग तरीके से 2-3 लॉज नहीं पढ़ लेते तब तक हम लोग एग्जीक्यूटिव के दूसरे, ठीक है, सोर्सेस पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो सकते। ज्यूरिस्प्रूडेंस के बाद द वर्ड इज इंटरप्रिटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन यानी किसी भी चीज को सही तरीके से समझना, किसी भी चीज को सही तरीके से मीनिंग देना इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन। गाइस, लॉ की जो लैंग्वेज होती है इतनी आसान नहीं होती है। जैसे आपको ना ये वर्ड बहुत पढ़ने मिलेंगे बार बार, बोलू क्या? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ऐसी लैंग्वेज एकदम से समझ आना थोड़ी मुश्किल होती है। एंड दिस इज वेयर ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो इंटरप्रिटेशन वाला डोमेन है, दिस इज वेयर ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो इंटरप्रिटेशन वाला जो डोमेन है वो आपको हेल्प करेगा इन सारी चीजों को आसानी से समझने में। जैसे हमने कल कोटेशन पढ़ा था, ये कोटेशन का मतलब था कि यू शुड हैव अ बिगर एम। ठीक है, एम फॉर द मून, इफ यू हिट यू मे इफ यू मिस यू मे हिट अ स्टार। तो ये इंटरप्रिटेशंस इंपॉर्टेंट है। तो जनरल लॉस काफी सारे हैं हमारे सिलेबस में। जजेस कौन से होते हैं, कौन से जजेस किस टाइप की सजा दे सकते हैं, क्या सारे जजेस सारे टाइप की सजा दे सकते हैं, या फिर पुलिस ऑफिसर की सर्च और सीजर की प्रोसीजर क्या होती है, अरेस्ट करने की नॉर्म्स क्या होती है, क्या किसी को कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, और डेथ पेनल्टी को क्या कहते हैं, कौन से कोर्ट्स, कौन सी जजेस डेथ पेनल्टी दे सकती है। ओके, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में कवर्ड है। पूरी जान लगा के पढ़ना है। हम लोगों ने एक कंप्लीट लॉ का पैकेज निकल के बनना है सीएस एग्जीक्यूटिव के बाद, सीएस बनने के बाद। डेथ पेनल्टी को कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। ये सारी चीजें हमें आनी ही चाहिए यार, किस टाइप के प्रोफेशनल हो, किस टाइप के लीगल एक्सपर्ट हो, अगर हमको ये सारी जनरल लॉस पता नहीं है तो, ये सारी जनरल लॉस पता नहीं है तो इसीलिए हमें ये सारे जनरल लॉस पढ़ने हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस, ये सब मिला के देयर आर 17 चैप्टर्स, रफली 8 to 10 मार्क्स का वेटेज है हर चैप्टर को। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 55 मार्क्स के, डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है 15 मार्क्स के, एंड प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड 30 मार्क्स के। अगर लॉ का प्रोविजन हम अच्छे से समझते हैं, तो हम लोग सारी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। क्लासरूम सेशन में जितना इंटरैक्टिव रहोगे उतना ज्यादा आपको ये चीजें ढंग से समझ में आएगी। बहरहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस आईटी एक्ट से। हम लोग एक जनरल लॉ से हमारा सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आईटी एक्ट, टुडे इट्स एन एरा ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स, एम आई राइट? सबसे इन द ईयर 2019 एंड 2020 सबसे ज्यादा यूज किया हुआ वर्ड है 4G, ओके के बाद। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज किया हुआ वर्ड है 4G। सो गाइस अंडरस्टैंड आईटी एक्ट न्यूएंसेस। क्या Amazon एंड ऑल क्या लीगली रिकॉग्नाइज है? क्या ऑनलाइन पेमेंट लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, हां या नहीं? क्या हम लोगों को अभी भी डरना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट से? सर हम डरते हैं क्योंकि हमें डर है कि कोई हमारे पैसे ना चुरा ले। हैकर्स और क्रैकर्स दे रेक हैवॉक ऑन द इंटरनेट। लेकिन क्या इनको पकड़ा जाएगा? क्या इनको पकड़ने के लिए कोई चार्जिंग सेक्शन है? जी हां, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, आरबीआई एक्ट। जी हां, यहां नहीं है। अब तक के सारी सजाएं इन एक्ट्स में, इन जनरल लॉज में दी गई थी, लेकिन अब नहीं है साहब। अब
साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, साइबर क्राइम को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट है? साइबर सिक्योरिटी महसूस हो लोगों को, इसलिए हमारे पास है कौन सा एक्ट? टेल मी विच एक्ट? इंडियन पीनल कोड इन सब में ये सब नहीं होता, हमारे पास है आईटी एक्ट, हमारे पास है आईटी एक्ट। सो गाइस दैट्स दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये अच्छे से समझना पड़ेगा। कुछ चीजें इसमें डिफिकल्ट है, लेकिन आई विल मेक श्योर दैट दिस बिकम्स योर द इजीएस्ट सब्जेक्ट एवर। चलो, आईटी एक्ट, क्या ये इंटरनेशनल लेवल का लॉ होना चाहिए? क्या कहते हो? ठीक है, आईटी एक्ट 2000 इज इंडियन लॉ, लेकिन क्या ये इंटरनेशनल लेवल का एक्ट होना चाहिए? टेल मी। नम्रता टेल मी, गुप्ता जी टेल मी, क्या ये इंटरनेशनल लेवल का लॉ होना चाहिए? जी हां, इसके लिए मॉडल लॉ बनाया है यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, मॉडल लॉ बनाया है यूनाइटेड नेशंस ने, और यूनिसेट्रल मॉडल के हिसाब से रेकमेंड किया है जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन से। इंटरनेट से रिलेटेड है आईटी एक्ट, इसलिए ये इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट इज नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफी। इंडिया सिर्फ इंटरनेट में मिलता है, नेपाल में नहीं मिलता। क्या विनोद के घर पे भी इंटरनेट होगा? क्या कहते हो? क्या हर जगह इंटरनेट होगा? जी हां, गांव गांव, शहर शहर, हर जगह इंटरनेट इज अवेलेबल। That's why it has to be covered universally. IT Act 2000 provides legal recognition to any transaction which is done electronically or with the help of use of internet. ये सबसे sigh of relief है। अगर Amazon, Flipkart और Snapdeal को जिस लेवल पे ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस करना है, उन्होंने हाथ पैर जोड़ने चाहिए आईटी एक्ट को, क्योंकि आईटी एक्ट ने ही लीगल रिकॉग्निशन दिया है, लीगल रिकॉग्निशन टू ट्रांजैक्शन डन यूजिंग इंटरनेट। हमें समझना चाहिए, इसलिए आईटी एक्ट हमारे सिलेबस में उन्होंने दिया है। पहले ये चैप्टर सीएस फाइनल में होता था, सीएस प्रोफेशनल में होता था, लेकिन अब ये चैप्टर हमें आना मैंडेटरी है, आईटी एक्ट। ठीक है, अब तो आपको पता है न्यू एजुकेशन स्कीम के अंदर तो कोडिंग एंड ऑल ये तो बच्चों को 6 स्टैंडर्ड से सिखाया जाएगा। हमारे जमाने में तो हम तो चप्पल बाहर निकाल के कंप्यूटर लैब में जाते थे, शूज बाहर निकाल के कंप्यूटर लैब में जाते थे। जमाना बदल चुका है, आईटी एक्ट यू हैव टू नो द नुआंसेस। तो आई गेस हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे। शैल वी गो अहेड? चलो लेट्स मूव अहेड। अगर आपके पास नोट्स है तो वेल एंड गुड, अगर नोट्स नहीं है तो हर चीज आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, नथिंग टू वरी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। एक बात बताओ, हम लोग कुछ भी करते हैं लाइफ में, अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो क्या इसके पीछे कोई मंशा होती है? क्या इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, हाँ या ना? जैसे तुमने सीएस में एडमिशन ली, चुपचाप बीकॉम बीबीए कर लेते, काहे इतना डिफिकल्ट कोर्स में आ गए हो तुम लोग? हैं? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स क्यों किया? क्या एक ऑब्जेक्टिव था? चुपचाप बीकॉम बीबीए कर लेते, आसान होती लाइफ। अभी इतना दोपहर में क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं रहती, नींद मार लेते बढ़िया। कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ रीजन है, सर कुछ बड़ा करना है, कुछ मजेदार करना है। बीकॉम बीबीए तो सब लोग कॉमर्स में कर ही लेते हैं, क्योंकि दैट्स द वे इट इज, बट हर कोई सीएस नहीं करता। टेल मी, सीएस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सीएस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, इतना डिफिकल्ट कोर्स सिलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर ऑब्जेक्टिव यह है कि मैंने कुछ अलग करना है, मैंने कुछ डिफरेंट करना है, मैंने हां, वेरी गुड, वेरी गुड राकेश, वंडरफुल आंसर, रिकॉग्निशन, ब्यूटीफुल आंसर। सब बीकॉम करते ना, कोई ध्यान नहीं देता, इंजीनियरिंग करते कोई ध्यान नहीं देता, कंपनी सेक्रेटरी बोले तो थोड़ा एक रिकॉग्निशन आ जाता है। आई होप यू आर गेटिंग मी गाइस। राकेश की ऑब्जेक्टिव सीएस करने में रिकॉग्निशन वाली थी, काफी लोगों का ड्रीम है। गाइस अंडरस्टैंड, कोई भी चीज हम करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतना बड़ा आईटी एक्ट आप बनाओगे तो हर आप कोई भी एक्ट ले लो यार, कोई भी
राइट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स लिमिटेशंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर, आईपीसी, हर लॉ का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा, हर लॉ का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस के पेपर में आपको दो क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट लॉ, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा। आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। ये डेमो लेक्चर जरूर होगा बट ये यूजलेस लेक्चर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अंडरस्टैंड, आपके पेपर में दो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रहेंगे, 3 से 4 मार्क के लिए, एंड यू हैव टू नेल इट। इसमें एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए हमारा। हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, जब तक कि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं समझते तब तक कि आपको वो चैप्टर ही नहीं समझेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट? आईटी एक्ट 2000 was enacted. What do you mean by the word enacted? IT Act 2000 was enacted. Can you help me? What do you mean by the word enacted? Enacted यानी क्या? नंदिनी, वंडरफुल बेटा, वंडरफुल, ये हुई ना बात। IT Act was made. IT Act बनाया गया। वेरी गुड ऋतिक, दैट आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। IT Act बनाया गया ताकि क्या? IT Act was enacted to make in the main 3 kinds of provision as under। IT Act के अंदर 3 मेजर प्रोविजंस है। कौन सी? To provide legal recognition for transaction carried out by means of EDI, electronic data interchange, and other means of electronic communication, usually referred to as e-commerce। आसान भाषा में, to provide legal recognition to electronic commerce। Can you give me some corporates जो electronic commerce में डील करते हैं? Can you give me example of some corporates जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में डील करते हैं? कम ऑन, टेल मी। ई कॉमर्स के कॉर्पोरेट्स का नाम बताएंगे, ई कॉमर्स के कंपनीज का नाम बताएंगे, जल्दी, बहुत आसान है। जल्दी जल्दी, पर्दा खुल रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंट्रा, ठीक है, क्या क्या कंपनीज है, इन सबको लीगल रिकॉग्निशन देना, इन सबको ईबे, वेरी गुड, ये हुई नहीं बात ऋतिका, वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है। नायका, ओके, ग्रेट। ये कॉस्मेटिक्स के ब्रांड है, इसके बारे में मुझे थोड़ी कम आइडिया, बट या गाइस हर स्टोर आज ऑनलाइन आ गया है। क्या टाटा का भी स्टोर ऑनलाइन आ गया है? कैन यू टेल मी, टाटा का कौन सा स्टोर है ऑनलाइन? टाटा का कौन सा स्टोर ऑनलाइन आ गया है? क्या नाम है टाटा स्टोर का? यस, परफेक्ट, टाटा क्लिक, वंडरफुल। ये भी ना बात। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट में सबसे पहला, फॉर प्रोवाइडिंग लीगल रिकॉग्निशन टू ई कॉमर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी क्या है? ये जो हम कर रहे हैं ना, मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं यहां से, ये भी एक एग्जांपल है ईडीआई का। मैं यहां पे लेक्चर बना रहा हूं, यहां पे लेक्चर बन रहा है मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे, आप अपने लैपटॉप पे या आप अपने मोबाइल फोन में देख रहे हो। इट्स एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। वहां पे एक कंसेप्ट है ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। उसके बाद इट फैसिलिटेट्स द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द गवर्नमेंट एजेंसीज। ये गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है क्या? ये गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है क्या? हाँ सर, वो गवर्नमेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगती है। यही तो हमारा काम आता है, यही तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, यही तो एक कंपनी सेक्रेटरी का काम आता है डूड। ये जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन मांगती है और ये क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन खुद से नहीं दे सकते। गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन मांगती है और क्लाइंट्स खुद से इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन मांगती है और क्लाइंट्स खुद से इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते इसलिए प्रोफेशनल्स की हेल्प लगती है। तो हम क्लाइंट के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स ले जाते थे,
हम क्लाइंट्स के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स ले जाते थे। कहां ले जाते थे? ROC। सुना है कि तुमने ROC? तो गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ ROC। कम ऑन टेल मी, गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ ROC। कम ऑन मेरे CSEET के। Thank you, Pratik sir. Thank you so much. ROC is Registrar of Companies. ROC is Registrar of Company. Wonderful. चलो एक और थोड़ा क्विजी है ये प्रतीक सर का डिपार्टमेंट है, बट मैं छेड़ रहा हूं। इनके पास भी इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ती है, इनके पास भी इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ती है। वंडरफुल गुप्ता जी, बहुत अच्छे कर रहे हो। रिया, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप बेटा। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गॉड, कहां से पढ़ के आए ये बच्चे, एक जबरदस्त। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अपने डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली ले जाना पड़ता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली ले जाना पड़ता था। आरओसी के पास डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली ले जाना पड़ता था। ऐसे मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है जो इंफॉर्मेशन मंगवाती है, डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है। ठीक है, उसको कहते हैं फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। डिपार्टमेंट के साथ डॉक्यूमेंट फाइल करवाना, इसको कहते हैं फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हम जब आर्टिकलशिप करते थे तो बरसात में, गर्मियों में लाइन में खड़े रह के वो सारे, स्पेशली इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात कर रहा हूं, हम लोग लाइन में खड़े रह के मैनुअली फाइल करते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। अब विथ एवरीथिंग, एवरी गवर्नमेंटल ऑफिस हैविंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्वर और सबके पास हाई एंड इंटरनेट स्पीड आने के कारण अब आपको ये सारी चीजें मैन्युअली या फिजिकली नहीं करना है, मैन्युअली या फिजिकली नहीं करना है। अब आप ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर फाइल कर सकते हो। अब आप ये इंटरनेट की हेल्प से, गवर्नमेंट वेबसाइट की हेल्प से कंप्यूटर टू कंप्यूटर फाइल कर सकते हो। आपको लाइन में खड़े रहने की जगह नहीं है, आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज ई फाइलिंग। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज ई फाइलिंग। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद कंसेप्ट आ गया, लेकिन लीगली रिकॉग्नाइज नहीं था। आईटी एक्ट, थैंक्स टू आईटी एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को भी रिकग्निशन दिया गया। ओके, so guys, it facilitates the electronic filing of documents with the government agencies and also with the publication of rules etc in electronic form. So guys, electronic form with the government, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप गवर्नमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है, टैक्स फॉर्म, सारे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू कंप्यूटर, थैंक्स टू, कम ऑन, लीगल रिकग्निशन नहीं होता तो ई फाइलिंग का कर ही नहीं पाते आईटी एक्ट। एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग से फायदा क्या हुआ, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग समझा है या नहीं तुमको, ये मुझे पूछना है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की हेल्प से फायदा क्या हुआ है? कम ऑन टेल मी। अगर तुमको ई फाइलिंग कंसेप्ट समझा होगा तो तुम फायदे लिख पाओगे। परफेक्ट ऋतिक, परफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, टाइम बचता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इससे टाइम बचता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इससे होती है, जो फायदा होता है, इससे टाइम बचता है। एंड टाइम इज व्हाट? टाइम इज मनी। टाइम सेव्ड इज मनी अर्नड, सिंपल एज दैट। तो आईटी एक्ट आया ही इसलिए है कि हमारे लाइफ में कन्वीनियंस लाया जाए, हमारे लाइफ में टाइम सेव हो, हमारे लाइफ में कॉस्ट सेव हो और हमें आराम मिले। everyone is working for the betterment of lives, good standard of living, thanks to IT Act, thanks to internet। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग समझा है, वंडरफुल। तुमने जो रीजन बताया वो मुझे बताते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझा है। आगे बढ़ते हैं। एंड द थर्ड वन,
कैसा था रे पहले, पहले कैसा था? किसने कुछ भी क्राइम किया तो आ जाके हमारे पास इतने सारी चीजें थे जिसके अंदर हम लोग किसी को फंसाते थे, ठीक है? कितनी सारी चीजें थी। भट्टाचार्य जी आप भी एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो आप। हमको किसी को अगर पकड़ना है तो हमने पास इतने, अब कोई कंप्यूटर फ्रॉड करता था, कोई बदमाश, कोई बदमाश कंप्यूटर फ्रॉड करता था, कंप्यूटर क्राइम करता था, और फिर उसको पकड़ते थे आईपी एड्रेस की हेल्प से, लेकिन पकड़ने के बाद भी उसको छोड़ दिया जाता था क्योंकि इन एक्ट्स में, क्योंकि इन एक्ट्स में कोई सेक्शन ही नहीं था साइबर क्राइम को रोकने के लिए। इन एक्ट्स में कोई सेक्शन ही नहीं था साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो क्या किया गया, इन सारी एक्ट्स में छोटे 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 अमेंडमेंट्स किए गए। अमेंडमेंट्स पता है ना तुमको? बात बताओ, ये अमेंडमेंट्स क्या होते बताओ तो जरा, क्या आप हमें बता सकते हैं अमेंडमेंट्स क्या होंगे? जल्दी जल्दी की करो, जल्दी की करो। अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? हैव यू नेवर हर्ड द वर्ड अमेंडमेंट्स? हाँ, अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस। अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस। गाइस समय के साथ चीजें आउटडेट हो जाती है, समय के साथ चीजें आउटडेट हो जाती है तो फिर लॉ में चेंजेस करने पड़ते हैं। गाइस थोड़ा देखो, इट अमेंड्स इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का ईयर देखो, टेल मी द ईयर, क्या लिखा है? ईयर कौन सा इंडियन एविडेंस एक्ट का? इंडियन एविडेंस एक्ट का ईयर है 1872। 1872 में कंप्यूटर नाम की चीज भी नहीं थी, ठीक है? देन बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। वाह वाह। अच्छा वो आरबीआई एक्ट का से, आरबीआई एक्ट का तो ईयर ही आपको याद है, क्या कहते हो? आरबीआई एक्ट का तो ईयर भी याद है आपको, एम आई राइट? ईईटी में करवाया था मैंने, ठीक है, 1934। सो एज टू ब्रिंग ई डॉक्यूमेंटेशन विद इन द व्यू ऑफ रिस्पेक्टिव एनैक्टमेंट। तो गाइस आईटी एक्ट ने क्या किया, हर एक्ट में हर एक्ट में छोटा छोटा अमेंडमेंट करवा दिया कि आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन को भी, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन को भी अपने परव्यू में लेके आओ। पहले इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को इन लॉ में मान्यता नहीं थी, आईटी एक्ट ने उन लॉज में चेंजेस करवाए, उन लॉज में अमेंडमेंट्स करवाए, उन लॉज में चेंजेस करवाए, उन लॉज में अमेंडमेंट करवाए। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट इज इंक्रीमेंट इन बिजनेस एवेन्यूज, नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बिजनेसेस को लीगलाइज किया। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को लीगल रिकॉग्निशन दिया, कन्वीनियंस लाया, टाइम सेव किया, लोगों का कॉस्ट सेव किया। और तीसरा, काफी सारे लॉस को अमेंड किया गया, और कुछ जगह ऐसा अमेंड किया गया, फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू साइबर क्राइम प्लीज रेफर आईटी एक्ट 2000। सिंपल। यानी भाई हमारे पास प्रोविजन नहीं है, तुमको अगर सेक्शन चाहिए, तुमको अगर चार्जिंग सेक्शन चाहिए, आईटी एक्ट में जाओ, एंड ऑफ द स्टोरी। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 मार्क्स मिलेंगे। क्या समझ गया तो आसान है, क्या कहते हो? इज इट इजी और डिफिकल्ट? इट्स इजी सर, अगर हमको समझ गया तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ई रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स ऑफ वेरियस ओल्ड एक्ट्स, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन को भी आपके परव्यू में लेके आओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नम्रता, थैंक यू, वेरी इजी इट इज बीन फॉर यू, आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प यू। गाइस ये कौन सा फाइलिंग है, ये कौन सा फाइलिंग है बोलो? लिख दिया है यहां पहले ही। ये कौन सा फाइलिंग है? मैनुअल फाइलिंग है। व्हाट इज आरओसी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। व्हाट इज आईटीडी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये सब बहुत टाइम कंज्यूम करता था, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आया और इसको लीगली रिकॉग्नाइज किया आईटी एक्ट ने, थैंक्स टू आईटी एक्ट। अब एक बात बताओ, क्या हम लोग इस, ठीक है, आईटी एक्ट तो मैं सीएस प्रोफेशनल में भी पढ़ाता था, अब उनके कोर्स में नहीं है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट में सीए फाइनल में भी पढ़ाता हूं, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ठीक है, ये सारे लॉज जो मैं, ठीक है, ये सारे जो लॉज है जो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है,
अब मैं क्या आपको सीए फाइनल में थोड़ा अलग लेवल का लॉ था, क्या मैं आपको इस क्लास में बुला के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट का नॉलेज देना चाहिए, हाँ या ना? क्या मैंने आपको सीएस की क्लास में बुला के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स का या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का नॉलेज देना चाहिए, हाँ या ना? थिंक ऑफ इट, यस और नो। यू कैन से नो, यू कैन से यस, डरो नहीं। क्या मैंने आपको यहां पे सीए का सिलेबस पढ़ाना चाहिए यहां पे आके, हाँ या ना? एकदम स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आ रहा है नो के रूप में, ठीक है। काफी लोग है भाई ये सीएस ही पढ़ा दे, यही काफी है, यही डिफिकल्ट जाता है धीरे धीरे, ठीक है। कैसा है ना, काफी स्टूडेंट्स का कहना है ए हेलो हेलो ए, ठीक है, ठीक है। स्टिक टू कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी हमारे क्लास के स्कोप में नहीं आता, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हमारे क्लास के स्कोप में नहीं आता। बाय द वे आई लाइक दैट आंसर फ्रॉम श्रीधर, इफ रिलेवेंट, यस, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपने क्लास के स्कोप में नहीं हो जाता। ओए उधर का ज्ञान उधर, इधर का ज्ञान इधर। मेरे पास ना इतना सारा है बोलने के लिए, ठीक है, मेरे पास इतना सारा है बोलने के लिए कि मैं, ठीक है, ये हमारे स्कोप में नहीं है, नहीं पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा क्यों मैं आपको जो आपके स्कोप में ही नहीं है। विल स्टिक टू द कार्ड्स, ठीक है। अब सवाल यह है, ठीक है, हमारे क्लास में से कोई स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर वगैरह जाना चाहेंगे जॉब के लिए? हमारे क्लास के कोई स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर जाना चाहेंगे जॉब के लिए? आराम से सोचो, आप नहीं भी बोल सकते हो। काफी लोग नहीं सर, ये धरती मेरी मां है सर, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा सर, ऐसा कह रहे काफी लोग। वेरी नाइस। अब हमारे नंदिनी ने यस कहा है, मोहम्मद ने यस कहा है, ऋतिका ने यस कहा है, नम्रता ने यस कहा है, प्रियंका ने यस कहा है, यश ने भी यस कहा है। यश, ठीक है, यश इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है, यश इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है, यश इज इन न्यूयॉर्क। और यश ने इंटरनेट के जरिए इंटरनेट के जरिए इंडिया के किसी कंप्यूटर को हैक कर लिया है। यश ने इंटरनेट के जरिए इंडिया के किसी कंप्यूटर को हैक कर लिया है। यश ने इंटरनेट के जरिए इंडिया के किसी कंप्यूटर को हैक कर लिया है। सवाल यह है कि क्या हमारा आईटी एक्ट 2000, क्या यश को सजा होनी चाहिए? सॉरी यश, तुमको हैकर बना दिया हमने। क्या यश को सजा होनी चाहिए, हाँ या ना? पहला सवाल, क्या यश को सजा होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर, सजा तो होनी चाहिए। वेरी गुड सर, सजा तो होनी चाहिए। डू यू रिमेंबर विजय माल्या किधर है? डू यू नो विजय माल्या किधर है? वेयर इज विजय माल्या? हाँ, कहां है विजय माल्या? डू यू नो विजय माल्या कहां है? इंडिया में तो नहीं है विजय माल्या। कहां है विजय माल्या? विच कंट्री, विच सिटी, वॉट एवर, जल्दी बताओ। हाँ, ही इज इन लंडन। परफेक्ट, गुड नॉलेज गाइस। हाँ, ही इज नॉट इन इंडिया, ही इज इन लंडन। वेरी गुड, परफेक्ट, यूके, परफेक्ट। क्या विजय माल्या को हम लोग पकड़ पा रहे हैं, अरेस्ट कर पा रहे हैं? जी नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब इस नॉलेज के हिसाब से
या जो भी आपको लगता है। मैंने आपको बता दिया, यूके में हम हाथ नहीं लगा पा रहे। क्या हम लोग यश को पकड़ पाएंगे, ये मेरा सवाल है। क्या हम लोग यश को पकड़ पाएंगे, ये मेरा सवाल है। सभी विजय माल्या को हाथ नहीं लगाया, इसको कैसे हाथ लगाएंगे सर, इंडिया में नहीं है वो। तो हमें अभी पढ़ना है स्कोप ऑफ आईटी एक्ट। हमें अभी पढ़ना है स्कोप ऑफ आईटी एक्ट। सवाल यह है कि अगर मुंबई के बंदे ने दिल्ली के कंप्यूटर को हैक कर लिया, मुंबई के बंदे ने दिल्ली के कंप्यूटर को हैक कर लिया, तो क्या उसे आईटी एक्ट के अंदर पकड़ा जाएगा? क्या उसे आईटी एक्ट के अंदर पकड़ा जाएगा, हां या ना? मुंबई के कंप्यूटर को, ठीक है, मुंबई के बंदे ने दिल्ली कंप्यूटर, ऑफ कोर्स, बिकॉज आईटी एक्ट विल डेफिनेटली कवर, आईटी एक्ट विल डेफिनेटली कवर एंटायर इंडिया। बट सवाल यह है कि क्या आईटी एक्ट का स्कोप इंडिया से बाहर भी जा सकता है? सवाल यह है कि क्या आईटी एक्ट का स्कोप इंडिया से बाहर भी जा सकता है? यह हुई ना बात, ठीक है। ये बॉम्बे और दिल्ली वाले तो केस में तो सर बिल्कुल पकड़ा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यश तो यूएस में, क्या यश हमारे स्कोप में आएगा? काफी लोग कह रहे हैं यश हमारे स्कोप में आएगा। यस सर, चलो लॉ पढ़ लेते हैं इसके लिए भी। लेट्स स्टडी द स्कोप ऑफ द एक्ट। लेट्स स्टडी द स्कोप ऑफ द एक्ट। स्कोप ऑफ द एक्ट क्या कहता है? आईटी एक्ट 2000 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया को तो आईटी एक्ट डेफिनेटली कवर करता है। आईटी एक्ट extends to whole of India, including the state of Jammu and Kashmir, including the state of Jammu and Kashmir, also applicable to any offense or contravention thereunder committed outside India by any person. Oh my God. It is also applicable to any offense or contravention committed outside India. सवाल यह है, ठीक है, सवाल यह है कि क्या, क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग यश को पकड़ पाएंगे? यस सर, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एनी कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। यूएस में है तो क्या हुआ? ऑल्सो साक्षी ने एक अच्छा पॉइंट दिया है, ठीक है, प्रियंका ने एक अच्छा पॉइंट दिया, इंटरनेशनल कवरेज को लेके मोहम्मद ने एक अच्छा पॉइंट दिया, यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस के हिसाब से। परफेक्ट, हमारा लॉ यूनिवर्सल लॉ है, याद रखना, इट कवर्स द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। अब लेट्स चेक इट आउट। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा? व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा यानी क्या? एक्स्ट्रा यानी बाहर, इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर भी अगर आपका लॉ चलता है तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द एक्ट इज प्रोवाइडेड फॉर बाय एनैक्टिंग दैट provisions of the act apply to any offense or contravention committed outside India by any person irrespective of his nationality। ओए यहां पे तो नेशनलिटी भी काम नहीं आने वाली, यहां तो नेशनलिटी भी काम नहीं आने वाली, ठीक है। irrespective of the nationality if the act or conduct in question involves a computer system and computer network located in India। अब मैं सवाल को चेंज करता हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, यस, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ब्राजील से ऑस्ट्रेलिया का कंप्यूटर हैक हो रहा है, ब्राजील से ऑस्ट्रेलिया का कंप्यूटर हैक हो रहा है। रिया ने रितिका का कंप्यूटर हैक कर लिया, क्या इन लोगों को आईटी एक्ट में पकड़ेंगे? क्या इन लोगों को आईटी एक्ट में पकड़ेंगे?
थिंक ऑफ इट। क्या इन लोगों को अटैक में पकड़ेंगे? क्यों नहीं पकड़ेंगे भाई? क्यों नहीं पकड़ेंगे? लॉ अच्छे से पढ़ो, लॉ अच्छे से पढ़ो, क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्यों नहीं पकड़ेंगे यार? लॉ अच्छे से पढ़ो यार। सर क्योंकि जो कंप्यूटर हैक हुआ है, इट हैज टू बी इन, जो कंप्यूटर हैक हुआ है, जिस कंप्यूटर को नुकसान हुआ है, जो कंप्यूटर एक्टिविटी हुई, इट हैज टू बी इन, इट हैज टू बी इन, ठीक है, जो कंप्यूटर हैक हुआ है, इट हैज टू, इंडिया के आईटी एक्ट 2000 में आने के लिए दैट कंप्यूटर हैज टू बी इन इंडिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जो कंप्यूटर हैक हुआ है वो इंडिया में होना मांगता। इंडिया में है क्या? आना है भाई, तो ना इंडिया में नहीं है, जो हैक कर रहा है वो इंडियन नहीं है, जो हैक कर रहा है वो इंडिया में नहीं है। कब कोई इंडिया में नहीं आए तो फिर आईटी एक्ट किधर से लगेगा तेरे को? आप समझो, आईटी एक्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। जुरिस्डिक्शन यानी स्कोप, जुरिस्डिक्शन यानी स्कोप में नहीं आता। इसके लिए सेक्शन है सेक्शन 75। फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग ये। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा यानी क्या? एक्स्ट्रा यानी क्या? एक्स्ट्रा यानी आउटसाइड, एक्स्ट्रा यानी आउटसाइड। तो क्या आईटी एक्ट का जुरिस्डिक्शन इंडिया से बाहर भी है? जी हां, आईटी एक्ट का जुरिस्डिक्शन इंडिया से बाहर भी डेफिनेटली है। सेक्शन 75 की देन है आईटी एक्ट का सेक्शन 75। ठीक है, आईटी एक्ट का सेक्शन 75 ये रिकॉग्निशन देता है। ठीक है, सेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं दिया है, बट मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के पास ये नॉलेज जरूर से जरूर रहे, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी एकदम 0.1% चीजें सीएस प्रोफेशनल से लाई है, ताकि आपको नेक्स्ट लेवल के लिए फिर से रेडी कर सको। सीएस प्रोफेशनल के लिए भी रेडी होना है ना साथ साथ, क्योंकि हमारा एम्बिशन सीएस प्रोफेशनल में जाना नहीं है, हमारा एम्बिशन क्या है? सीएस बनना। तो जितना हो सके मैं पूरा बेस्ट दूंगा। क्या तुम अपना बेस्ट दोगे? ये बताओ तुम मुझे। मैं तो अपना बेस्ट लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। क्या तुम अपना बेस्ट दोगे? सवाल ये है। परफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, क्या आई एम योर टीचर, ठीक है, आई एम योर टीचर फॉर सम स्टूडेंट्स, ठीक है, आई एम योर टीचर फॉर सम स्टूडेंट्स, ठीक है, आई हैव ऑल्सो मेंटोर्ड देम इन सीएसईटी। उन्होंने पूरी चीजें मेरी शिद्दत से सुनी है और इनको रिजल्ट्स भी आए। आई एम सो ग्लैड फॉर देम। जब स्टूडेंट ऐसा ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है और फिर जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तब असली मजा आती है। बट एक बात बताओ, विल यू लिसन टू मी, will you listen to me in every situation or will you take my guidance in every aspect of your life? क्या लगता है तुमको? क्या मेरी बोली हुई हर चीज आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए सही रहेगी? क्या लगता है आपको? आप मुझे मानते हो, लेकिन क्या मेरी बोली हुई हर चीज आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए वैलिड रहेगी? नंदिनी ने नो कह दिया, एकदम दिल ही टूट गया मेरा। नो ही कह दी उसने गप से। ए रिया सिंह इज वेरी डिप्लोमेट, एकदम डिप्लोमेटिक आंसर करती है, डिपेंड सर। एग्जैक्टली, पढ़ाई से रिलेटेड होगी तो आपकी बात सुनेंगे, पर्सनल कुछ चीज होगी तो आपकी बात क्यों सुनेंगे? समझो, ठीक है, समझो, अंडरस्टैंड। हर चीज आईटी एक्ट इज इंपॉर्टेंट, आईटी एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आईटी एक्ट हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता। आईटी एक्ट हर चीज में एप्लीकेबल नहीं होता। वी हैव टू स्टडी द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। आईटी एक्ट कहां कहां काम नहीं करता, यह भी तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसी लिस्ट है जहां पे आईटी एक्ट काम नहीं करता। ठीक है guys, what I'm trying to tell you, let's check out non applicability of the act. non applicability of the act, सबसे पहले इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट। आराम से सोचो, यहां लिखा है विल, यहां लिखा है विल, इंडियन सक्सेशन एक्ट, यहां लिखा है विल।
क्या हो सकता है? इंडियन सक्सेशन एक्ट। सोचो जरा, इंडियन सक्सेशन, ठीक है। इंडियन सक्सेशन एक्ट पे वापस आते हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट यानी क्या? विल यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय विल? विल यानी क्या? कम ऑन टेल मी। नो वन? नो वन? विल, व्हाट डू यू मीन बाय विल? नो? विल मीन्स वसीहत। ओहो, ये हुई ना बात। मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किस किस की होगी? मेरे मरने के बाद प्रतीक सरांना फोन द्या ना प्लीज। प्रतीक सर, तुम्ही परत आलात इथे। ओ ओ ओ ओ, नाही, कारण इथे लाईव्ह मध्ये, माझ्या लाईव्ह सेशन मध्ये तुम्ही दिसतायत। हो हो हो. चालेल चालेल चालेल, म्हणजे 10 मिनिटं, हा 10 नंतर, हा करेक्ट करेक्ट, हा हा हा. All right guys, can you see me? परफेक्ट। तो जब हम लोग बात करते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट की, जब हम लोग बात करते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट की, तो हम लोग, जैसे मैं मरने के बाद मेरे पास जो हेलीकॉप्टर है वो किसके पास आएगा? मैं मरने के बाद जो मेरे पास हेलीकॉप्टर है वो अगर मैं किसी को देना चाहता हूं तो वो किसके पास जाएगा? मैं बताता हूं वो किसके पास जाएगा। वो जाएगा सुमेध को। सुमेध को दूंगा मैं वो हेलीकॉप्टर। अब इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट यहां पे इंडियन सक्सेशन एक्ट, यहां पे आईटी एक्ट का कोई लेना देना नहीं है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट द फॉलोइंग लिस्ट। पहला, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, दैट इज विल, वसीहत, कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद किसके पास जाने वाली है। दूसरा, पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882,
मैं 5 साल के लिए यूएस जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा सारा जो बिजनेस है वो नम्रता सिंह और ऋतिक गुप्ता संभाले, लेकिन अगर मुझे उनको मेरा बिजनेस चलाने की पावर देनी है तो उसके लिए मुझे एक एक्ट के तहत एक डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड सारे पावर, सारे डिसीजन नम्रता और ऋतिक लेंगे। पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882, आई एम अटर्निंग द पावर टू यू। इसमें भी आईटी एक्ट का बस नहीं चलता। डॉक्यूमेंट्स ट्रांजैक्शन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोल दिया यहां पे आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तो बस नहीं होगा, यहां पे आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तो बस नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज इट द डैडी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया फाइनल, क्या कहते हो? जी हां, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ठीक है, जिस एक्ट के बेसिस पे सोसाइटीज वगैरह बनती है। देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और कन्वेयंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कन्वेयंस यानी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। आपके जो चेक होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ये सारी चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत होती है। इन सारी जगहों पे आईटी एक्ट काम नहीं करता, इन सारे एक्ट्स में आईटी एक्ट काम नहीं करता, इन सारे एरियाज में आईटी एक्ट काम नहीं करता। तो बेसिकली इट्स द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट, पावर ऑफ अटर्नी एक्ट, contract of sale of immovable property, documents notified by the central government, Indian Trust Act, and Negotiable Instruments Act 1881. This is where IT Act is not applicable. ठीक है, इसमें से कोई पॉइंट है जो फिर से समझाना है? Any point that I should teach you again? Tell me. Come on. Fourth point, documents. Fourth point is इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इंडियन ट्रस्ट एक्ट जिसके हेल्प से हम लोग सोसाइटीज एंड ऑल बनाते हैं, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। और डॉक्यूमेंट्स नोटिफाइड और ट्रांजैक्शन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया कि भाई यहां पे आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल। एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मुझे अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेचनी है तो इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, टोपा। यहां पे आईटी एक्ट काम नहीं करेगा, यानी कल जाके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और आईटी एक्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आईटी एक्ट का वैसे भी काम नहीं है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही वैलिड रहेगा। ठीक है, पहला, फर्स्ट एंड थर्ड तो मैंने कर दिया कवर। इंडियन सक्सेशन एक्ट, यानी मेरे मरने के बाद जो मेरी वसीयत होगी वो जैसे भी बनेगी उसमें आईटी एक्ट का कोई लेना देना नहीं रहेगा। यानी आईटी एक्ट प्रिवेल्स ओवर ऑल अदर एक्ट्स, दुनिया के कोई भी एक्ट हो और आईटी एक्ट सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन ये 6 जो पॉइंट्स हैं इनको छोड़ के आईटी एक्ट हर जगह वैलिड रहेगा। अगर कोई भी मैटर अगर इंडियन सक्सेशन एक्ट के खिलाफ जाता है और आईटी एक्ट में उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आईटी एक्ट का कोई लेना देना नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट, पावर ऑफ अटर्नी एक्ट। अगर मैं किसी को पावर देना चाहता हूं तो पावर ऑफ अटर्नी एक्ट, मेरा बिजनेस संभालना है, मैं हूं नहीं, मैं अपना चाहता हूं कि 2 लोग मेरा बिजनेस संभाले, मैंने ऋतिक और नम्रता के नाम पे मैंने अपना पावर दे दिया, अगले 5 सालों के लिए इन दोनों के पास पावर रहेगा, तो ये पावर ऑफ अटर्नी एक्ट के थ्रू मैं कर सकता हूं। लेकिन यहां पे आईटी एक्ट का कोई कंफ्लिक्ट वैलिड नहीं रहेगा, इन्हें आईटी एक्ट का बिल्कुल भी लेना देना नहीं रहेगा। ये जो लिस्ट है, ये जो एक्ट्स है, इसमें से कोई भी एक्ट, ठीक है, हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिलेबस में नहीं है, बस ये एक रॉ लिस्ट है जहां पे आईटी एक्ट काम नहीं करता। ऑलराइट, सो दैट्स नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दैट। ये एक्ट के बारे में ज्यादा बता के हमारा टाइम वेस्ट करने वाली बात है, बस ये लिस्ट रेडी रखना है कि कल जाके आईटी एक्ट वर्सेस पावर ऑफ अटर्नी एक्ट आया तो कौन सा वैलिड रहेगा, आईटी एक्ट हट जाएगा, पावर ऑफ अटर्नी एक्ट विल बी वैलिड, क्योंकि आईटी एक्ट का बस इन 6 जगहों पे नहीं चलता। ऑलराइट, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं ये, ठीक है, कल के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये। अब ये है क्या, ठीक है, हम लोग कल ही के लेक्चर में देख लेंगे। ऑलराइट, सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड द स्कोप ऑफ द एक्ट, I hope you have understood the scope of that.
Scope of the act extends to entire India. Does it extend to any other country outside India? क्या कहते हो? क्या इंडिया से बाहर भी स्कोप रहेगा? चल मी जल्दी, मेक इट फास्ट. क्या इंडिया से बाहर भी स्कोप रहेगा? जी हां, इंडिया से बाहर भी स्कोप रहेगा अगर एक्सटेंड्स टू द एंटायर इंडिया एंड उसमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी इंडिया को मिलता है. कौन सा? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. ये स्कोप था. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के लिए कौन सा सेक्शन है बताएंगे? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के लिए कौन सा सेक्शन है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के लिए हमारे पास है सेक्शन 75. ठीक है, कल जाके, ठीक है, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं. कल जाके मैं किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, मैं किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, तो क्या आईटी एक्ट का कोई प्रोविजन बीच में आ सकता है? मैं किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, क्या आईटी एक्ट का प्रोविजन बीच में आ सकता है? नहीं आ सकता. अरे क्यों नहीं आ सकता भाई? आईटी एक्ट है, इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्यों नहीं आ सकता? ओए सर, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट की लिस्ट देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा. समझ रहे हो इस आंसर, इस पॉइंट का, इस पैराग्राफ का क्या मतलब है कि कल जाके आईटी एक्ट का किसी दूसरे एक्ट के साथ कंफ्लिक्ट होता है तो आईटी एक्ट विल प्रिवेल ओवर ऑल अदर एक्ट्स एक्सेप्ट दीस 6 areas. All right, so guys, as far as IT Act is concerned, as far as IT Act is concerned, we are calling it a day. I hope, okay, we have done enough justice with the subject. All right, guys, then study well. I'm Pavan Gahukar signing off from IT Act and BML platform. See you in the next video. See you in the next lecture. Till then, take care of yourself. Study well. I hope you had fun with learning. Thank you so much. Bye-bye.